बैक स्टूडेंट। तो इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम्स को कि एंजाइम के स्ट्रक्चर में कौन से कंपोनेंट इन्वॉल्व होते हैं और इनका फंक्शंस क्या होता है। ये टॉपिक इंटरेस्टिंग से और इम्पोर्टेंट भी है। एंजाइम चैप्टर्स का वन ऑफ द बैकबोन दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम। तो इस वजह से इन स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम को समझना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा इस चैप्टर में जितनी भी टॉपिक्स है इनको समझने के लिए वन ऑफ द मेन टॉपिक दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम्स। अच्छा, इससे रिलेटेड जितनी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में एमसीक्यूज आए हैं इनको भी साथ में डिस्कस करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम्स को। अब एंजाइम्स क्या होते हैं? जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं तो इन केमिकल रिएक्शंस को स्पीड अप करने के लिए हम एक सब्सटेंस का यूज़ करते हैं जिसको हम कहते हैं कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि केमिकल रिएक्शंस को स्पीड अप करते हैं। इसी तरह से लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में केमिकल रिएक्शंस होते हैं तो इन केमिकल रिएक्शंस को भी स्पीड अप करने के लिए हमारी बॉडी में एक कैटलिस्ट की इवोल्यूशन हुई जिसको हम कहते हैं एंजाइम्स। तो एंजाइम इट इज़ नथिंग बट एक्चुअली ए बायोलॉजिकल कैटलिस्ट विद स्पीड ऑफ द केमिकल रिएक्शंस। अब अगर नेचर्स की बात करें तो एंजाइम हमारे पास ग्लोबुलर प्रोटीन्स होते हैं, यानी सिंपली अगर मैं कहूँ ये हमारे पास प्रोटीन्स है। अब जितनी भी एंजाइम्स होते हैं इनका नेचर हमारे पास प्रोटीन्स होता है विद द ओनली एक्सेप्शन दैट इज द राइबोजाइम। तो राइबोजाइम्स हमारे पास ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो कि नॉन प्रोटीनेशियस इन नेचर्स होते हैं। ये बेसिकली हमारे पास आरएनए है। अगर इनकी ओरिजिन्स की बात करें तो ये बेसिकली न्यूक्लिक एसिड और आरएनए है। अब इनके स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं और ये किस तरह से काम करते हैं तो इनको हम डिटेल के साथ आगे वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अब इससे रिलेटेड अनदर टर्म है जिसको हम कहते हैं एब्जाइम्स। तो एब्जाइम्स हमारे पास क्या है? ये एंटीबॉडीज होते हैं जो कि एक्ट करते हैं एज ए एंजाइम्स। सो इट इज कॉल्ड एज एब्जाइम मीन एंटीबॉडी जब एंजाइम्स के तौर पर एक्ट करते हैं तो इसको हम कहते हैं एब्जाइम्स। तो ये टर्मिनोलॉजी अपने साथ नोट करें, इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं एंजाइम के स्ट्रक्चर की तरफ। तो अब स्ट्रक्चर में भी देख सकते हैं ये स्ट्रक्चर, ये बेसिकली एक टिपिकल एंजाइम का स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पर आप स्ट्रक्चर में भी देख सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास एक क्लिफ्ट और फोकोडिंग स्ट्रक्चर लोकेटेड है। इसी स्ट्रक्चर्स को हम बेसिकली कहते हैं एक्टिव साइट, यानी एंजाइम के स्ट्रक्चर में एक फोकट सा स्ट्रक्चर लोकेटेड होता है जिसको हम कहते हैं एक्टिव साइट। एक्टिव मीन एक्शन। एंजाइम जो एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं वो बेसिकली इसी एक्टिव साइट सी की वजह से होती है। इसके अलावा एंजाइम का जो रिमेनिंग पोर्शंस है आप स्ट्रक्चर में भी देख सकते हैं, ये जो रिमेनिंग पोर्शंस है इसको हम कहते हैं फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क सिंपली कहते हैं सपोर्टिव स्ट्रक्चर, यानी एंजाइम का जो रिमेनिंग पोर्शंस है ये बेसिकली सपोर्ट करती है एंजाइम को। सो सिंपली एंजाइम के स्ट्रक्चर में होती है एक्टिव साइट, फंक्शनल एरिया, इसके अलावा इसकी सपोर्ट के लिए होती है फ्रेमवर्क। अब एक्टिव साइट को डिस्कस करते हैं कि एक्टिव साइट्स क्या होता है। तो आप फर्स्ट पॉइंट को देखें, इट इज़ ए 3D स्ट्रक्चर। ये हमारे पास एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स होती है एंजाइम में। तो आप देखिए यहाँ पर एंजाइम की जो फोल्डिंग्स होती है तो इनकी फोल्डिंग्स की वजह से इनमें एक 3 डायमेंशनल फोकट और क्लिफ सा स्ट्रक्चर्स होता है। इसी को हम बेसिकली कहते हैं एक्टिव साइट्स। नेक्स्ट पॉइंट को देखें, इट इज़ हाईली स्पेसिफिक रीजन, यानी एक्टिव साइट हमारे पास स्पेसिफिक रीजन्स होते हैं। जिस तरह से हम जानते हैं कि एंजाइम हमारे पास स्पेसिफिक होते हैं पार्टिकुलर रिएक्शंस। अब इसका मतलब क्या हुआ? अब देखिए हमारे पास एक एंजाइम्स है और वो एंजाइम बेसिकली क्या करता है, ये ब्रेक डाउन करता है फैटी एसिड्स की। अब यही एंजाइम बेसिकली कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन के ब्रेकडाउन नहीं कर सकता। इसका मतलब सिंपली ये हुआ कि एक एंजाइम होते हैं पार्टिकुलर पार ए स्पेसिफिक रिएक्शन और पार ए स्पेसिफिक सब्सट्रेट। तो एंजाइम के इस स्पेसिफिक रीजन्स को हम बेसिकली एक्टिव साइट कहते हैं और एंजाइम की जो स्पेसिफिसिटी होती है वो बेसिकली इसी एक्टिव साइट्स ही की वजह से होती है। अब अगर कंपोजिशंस की बात करें एट तो इनके स्ट्रक्चर्स में बेसिकली एक्टिव साइट में 2 से लेकर 12 तक अमीनो एसिड्स होते हैं।
अब ये एंजाइम बेसिकली प्रोटीनिशियस होते हैं, तो प्रोटीन्स बने होते हैं फ्रॉम द स्मॉल यूनिट, इसको हम कहते हैं अमीनो एसिड्स। इसी तरह से इनके एक्टिव साइड में 2 से लेकर 12 तक अमीनो एसिड प्रेजेंट होते हैं। इनमें ज़्यादातर एस्पार्टेट, हिस्टिडीन, सिस्टीन, टायरोसिन, लाइसिन, ग्लूटामेट एंड सीरीन अमीनो एसिड पाए जाते हैं। अब वन ऑफ द फ्रीक्वेंटली फाउंड अमीनो एसिड इन द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम, ये हमारे पास सीरीन है। एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है, नोट करें अपने साथ। ये ज़्यादातर जो अमीनो एसिड एंजाइम के एक्टिव साइट में पाई जाती है, ये बेसिकली हमारे पास सीरीन है। अब ये जो हमारे पास एक्टिव साइट्स होते हैं, ये बेसिकली एक स्पेसिफिक एक स्मॉल रीजन ऑफ द एंजाइम को उन्होंने एक्यूपाई किया हुआ है। राउंड अबाउट 50% सरफेस एरिया ऑफ द एंजाइम इट इज़ कवर्ड बाय द एक्टिव साइट्स। अब अगर एंजाइम्स की बात करें कि एंजाइम में एक्टिव साइट्स के नंबर क्या होती हैं, एंजाइम में एक भी एक्टिव साइट्स होता है, इसके अलावा एक से ज़्यादा एक्टिव साइट्स भी हो सकते हैं। जिस तरह से हमारे पास सलेवरी एमाइलेस है, पेप्सिन्स वगैरह, इन एंजाइम में क्या होती है, एक ही एक्टिव साइट पाई जाती है। इसके अलावा अगर डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम्स की बात करें तो इनमें एक से ज़्यादा क्या होती है, एक्टिव साइट्स होती हैं। तो डीएनए पॉलीमरेज इट विल कंटेन मोर एक्टिव साइट्स। अब यही जो हमारा एक्टिव साइट्स है, इनमें फर्दर हमारे पास 2 साइट्स होती है। एक को हम कहते हैं बाइंडिंग साइट्स, दूसरा हमारे पास है कैटालिटिक साइट्स। तो फर्स्ट वन दैट इज द बाइंडिंग साइट्स। तो बाइंडिंग साइट्स क्या होती है, ये बेसिकली क्या करते हैं, ये एट विल हॉल्ट एंड रिकॉग्नाइज द सबट्रेट, यानी जब भी कोई सबट्रेट है वो आता है और इसी साइट के साथ बेसिकली क्या होती है, बाइंड होती है। तो इस साइट को हम कहते हैं बाइंडिंग साइट, क्योंकि यहाँ पर क्या होती है, बेसिकली बाइंडिंग्स होती हैं, तो इस वजह से इसको हम कहते हैं बाइंडिंग साइट्स। सबट्रेट कहते हैं ऐसे किस्म की सब्सटेंस को जिस पर एंजाइम एक्ट करते हैं, तो इसी सब्सटेंस को हम बेसिकली कहते हैं सबट्रेट। अब यहाँ पर बेसिकली इनका जो बाइंडिंग साइट्स होती है, यहाँ पर कुछ अमीनो एसिड्स होते हैं और यही अमीनो एसिड बेसिकली क्या करते हैं, बॉन्ड्स बनाते हैं विद द सबट्रेट। तो ये एक्टिव साइट्स का एक साइट्स हुआ जिसको हम कहते हैं बाइंडिंग साइट्स। इसके अलावा इसी एक्टिव साइट्स में अदर साइट्स भी होते हैं जिसको हम कहते हैं कैटालिटिक साइट्स। तो इसका काम क्या होता है, ये बेसिकली इट कैटालाइज द सबट्रेट, यानी सबट्रेट को कैटालाइज करना, ये काम होता है कैटालिटिक साइट्स का। सिंपली अगर मैं कहूँ तो इसका फंक्शंस होता है इट विल कन्वर्ट द सबट्रेट इनटू द प्रोडक्ट। तो सबट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना, ये काम होता है कैटालिटिक साइट्स का। अब हमारे पास कुछ एंजाइम्स होते हैं जिनमें एक्टिव साइट्स के अलावा अदर साइट्स भी होते हैं, तो ऐसी किस्म के एंजाइम को हम कहते हैं एलोस्टेरिक एंजाइम, और इस साइट्स को हम कहते हैं एलोस्टेरिक साइट्स। तो एक्टिव साइट ज़्यादातर एंजाइम में पाए जाते हैं। इसके अलावा ये एलोस्टेरिक साइट बेसिकली कुछ खास एंजाइम्स में पाई जाती हैं। तो आप स्ट्रक्चर में भी देख सकते हैं, ये हमारे पास एंजाइम का मेन फंक्शनल पार्ट है जिसको हम कहते हैं एक्टिव साइट्स। इसके अलावा एंजाइम की जो फ्रेमवर्क में आपको ये दूसरा साइट दिखाई देता है, इसी को हम बेसिकली कहते हैं एलोस्टेरिक साइट्स। तो एलो का सिंपली मीनिंग है अदर, स्टेरिक मीन प्लेस आर साइट्स, यानी साइट अदर देन द एक्टिव साइट, इट इज कॉल्ड एज एलोस्टेरिक साइट्स। और ये एलोस्टेरिक साइट बेसिकली फीडबैक इनहिबिशंस के लिए इंपॉर्टेंट है, जो कि लास्ट टॉपिक है इस एंजाइम चैप्टर्स का, जिसमें हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे कि एलोस्टेरिक साइट्स का फंक्शंस क्या होते हैं। यहाँ पर हम थोड़ा सा इनको इंट्रोड्यूस करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, हमारे पास जितनी भी बायोलॉजिकल पाथवे है, जैसे हमारे पास ग्लाइकोलिसिस है, तो ये ग्लाइकोलिसिस पाथवे को रेगुलेट करने के लिए बेसिकली इनमें जो एंजाइम्स होती है, इसकी इन एंजाइम में क्या होती है, एलोस्टेरिक साइट पाए जाते हैं। जैसे हमारे पास हेक्सोकाइनेस है एंड फास्फोप्रक्टोकाइनेस है, तो ये एंजाइम्स है जिसमें एलोस्टेरिक साइट पाई जाती है। अब ग्लाइकोलिसिस पाथवे जब होती है तो इनकी रिजल्ट में हमारे पास एटीपी बनते हैं। अब अगर सेल्स में एटीपी की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है,
तो ये एटीपी बेसिकली आ जाती है और साइड्स के साथ क्या होती है, बाइंड हो जाती है। जैसे ये एटीपी बाइंड हो जाती है तो इसकी वजह से ये जब एटीपी बाइंड हो जाती है तो ये एंजाइम की कन्फॉर्मेशन में चेंज लाती है, जिसकी वजह से ये जो एक्टिव साइड्स है ये अनअवेलेबल होता है पार द सबस्ट्रेट। जब ये एक्टिव साइट अनअवेलेबल होता है पार द सबस्ट्रेट तो इसकी वजह से क्या होती है, जो प्रोडक्ट बनते हैं ये नहीं बनेंगे क्योंकि एक्टिव साइट अनअवेलेबल है। तो ऐसे सब्सटेंस जबकि एलोस्टेरिक साइट के साथ बाइंड हो जाते हैं और एंजाइम को इनएक्टिवेट कर देता है, तो ऐसी किस्म की सब्सटेंस को हम कहते हैं इनहिबिटर्स। तो इनहिबिटर हमारे पास ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को इनहिबिट करती हैं। इसके अलावा यही ग्लाइकोलिसिस पाथवे जब होती है और सेल में एएमपी की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, यानी एटीपी कम है और इन एएमपी की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो ये एएमपी आते हैं और इसी एलोस्टेरिक साइट्स के साथ क्या होती है, बाइंड हो जाती है, जिसकी वजह से ये जो हमारे पास एंजाइम है हेक्सोकाइनेस फास्फोफ्रक्टोकाइनेस एंजाइम है, तो ये एक्टिवेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से एक्टिव साइट सबस्ट्रेट को कन्वर्ट कर देता है इनटू द प्रोडक्ट। तो इस सब्सटेंस को हम बेसिकली कहते हैं एक्टिवेटर। तो एक्टिवेटर ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को इंक्रीज कर देता है, तो ऐसे सब्सटेंस को हम एक्टिवेटर कहते हैं। तो ये जो एएमपी एटीपी है ये इन केस ऑफ द ग्लाइकोलिसिस ये एक्टिवेटर इनहिबिटर्स है जो कि हेक्सोकाइनेस एंड फास्फोफ्रक्टोकाइनेस एंजाइम की एक्टिविटी को इंक्रीज एंड डिक्रीज कर देती है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो लेक्चर में।